कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने जो बयान दिया है वह एक सच्चाई है जिसे आपको हमको सबको ध्यान से सुनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमारा आबादी 33% है, पूरे भारत में हमारा आबादी 17% है और हमें अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। एक दिन हम बहुसंख्यक बन जाएंगे, इस देश में बहुसंख्यक से भी ज्यादा। आप राजनीति करो, लेकिन जरा सोचो इसमें देश के ऊपर, समाज के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। आखिर किसको समझ नहीं आता है कि आप क्या कहना चाहते हो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जो इलेक्शन चल रहा है, लेकिन आज स्पेसिफिकली बात करते हैं कि वैचारिक संघर्ष, सांस्कृतिक विविधता ये कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति को इम्पैक्ट डाल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से वैचारिक संघर्षों, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक संतुलन का केंद्र रही है, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से बंगाल में व्यवस्था चल रही है वह न केवल राज्य की सामाजिक ताने बाने को चुनौती देती है, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने जो बयान दिया है वह एक सच्चाई है जिसे आपको हमको सबको ध्यान से सुनना चाहिए। फरहाद हाकिम ने यूपीएससी, WBC, CA, नेट 2024 के लिए आयोजित अपने एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो शिक्षा सम्मेलन में बोलते हुए कहा, आई कोट इट, पश्चिम बंगाल में हमारा आबादी 33% है, पूरे भारत में हमारा आबादी 17% है और हमें अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। एक दिन हम बहुसंख्यक बन जाएंगे, इस देश में बहुसंख्यक से भी ज्यादा। आई अनकोटेड। सुना आपने क्या कहा, कितना चिंताजनक विषय कहा। और आप सोचिए, जरा सोचिए ये कितना गंभीर बात है, और वो भी कलकत्ता के मेयर के द्वारा, जिसके ऊपर पूरे शहर के सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक ऐसा सार्वजनिक पदों पर रहते हुए भी ये आदमी इस तरह की बात करते हैं। सोचिए उस शहर में हिंदुओं की क्या हालत होगी। और इस विचार का पोषण कौन कर रहा है? ममता दीदी। और यही कारण है कि ममता दीदी SIR से छटपटा रही है। ये केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि वो उनकी सोच की प्रतिबिंब है जो लोकतंत्र की मूल आत्मा के विपरीत खड़ी होती है। मित्रों, भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे उनका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो, सबका समान अधिकार है। और ये देश बहुलता में एकता, अनेकता में एकता, ये सिद्धांत में कितने सालों से चल रहा है, जहां किसी एक समुदाय के वर्चस्व नहीं, बल्कि सभी का सह अस्तित्व ही राष्ट्र की ताकत है। और ऐसे में यदि कोई जनप्रतिनिधि यह संकेत देता है या खुलेआम कहता है कि जनसंख्या को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह न केवल संवैधानिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी यह बढ़ावा देता है। पश्चिम बंगाल में पहले ही सांप्रदायिक तनाव के कई उदाहरण आ चुके हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा। ममता दीदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में मशगूल है, वो तो सबको दिखाई ही देता है। राज्य की बजट में आधे से ज्यादा मद्रासा एजुकेशन को देना, इसको आप क्या कहेंगे, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। कितना, और ये कहते हैं हम सेकुलर है और बाकी लोग कम्युनल है, इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। किसी एक वर्ग को खुश करना सेकुलरिज्म। लेकिन इसमें
कोई शक नहीं है कि इस बयान इस बात को और मजबूती देती है। जब सत्ता में बैठे लोग या उनकी करीबी सहयोगी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि राज्य की राजनीति अब विकास या सुशासन के बजाय पहचान और संख्या की राजनीति पर आधारित हो रही है। इस तरह की मानसिकता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि समाज को हम बनावे की खांचे में बांट देते हैं। आप क्यों बांटते हैं समाज को? आखिर आपका मंशा कुछ भी हो, आप राजनीति करो, लेकिन जरा सोचो इसमें देश के ऊपर समाज के ऊपर क्या प्रभाव डालता है। आखिर किसको समझ नहीं आता है कि आप क्या कहना चाहते हो। और जबकि समुदाय को यह बताया जाता है कि उनकी ताकत उनकी संख्या में और एक दिन बहुसंख्यक सत्ता बनकर कब्जा कर सकता है। सोचिए, हम अल्पसंख्यक हैं और हमको बहुसंख्यक बनना है और सत्ता कब्जा करना है, तो ये दूसरी समुदायों को असुरक्षा और भय भी पैदा करता है और ये भय ही अंततः सामाजिक अशांति, हिंसा और अविश्वास को जन्म देता है। और मैं कहूँ ये तो सिर्फ भारत है जहां पर संभव है, दूसरा कहीं ये संभव नहीं है, इतना टॉलरेंस। इतिहास गवाह है कि जब भी डेमोग्राफिक चेंज की राजनीति हथियार बनाया गया उसकी परिणाम बेहद विनाशकारी रहे हैं। इसके अलावा यह सोच राष्ट्रीय एकता के लिए भी गंभीर खतरा है। आप राष्ट्रीय एकता को तोड़ना चाहते हैं, आप समाज को बांटना चाहते हैं और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यदि ये हर क्षेत्र में अलग अलग समुदाय अपनी संख्या के आधार पर प्रभुत्व स्थापन करने की कोशिश करें तो यह राष्ट्र अखंडता को कमजोर कर सकता है। और यह केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता है। और झारखंड देखिए, इस ज्वलंत उदाहरण है झारखंड। मित्रों, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को जोड़ने का काम करे, ना कि उससे विभाजन करने का। नेताओं के शब्द केवल बयान नहीं होते हैं, वो लाखों लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस तरह के बयानों की ना केवल निंदा हो, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर यह स्पष्ट संदेश दिया जाए कि भारत में किसी भी प्रकार की जनसंख्या आधारित प्रभुत्व की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंततः यह समझना होगा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है, ना कि किसी एक समुदाय की संख्या में है। यदि इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो इसका नुकसान केवल एक राज्य या एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये कितना खतरनाक बात है। मित्रों, इस पर आप जरूर चर्चा करिए। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है जरूर, लेकिन 5 साल में आपको सरकार या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अनेक उदाहरण दे जाते हैं, उनके वक्तव्यों से, उनकी काम करने का शैली से, उनकी व्यवहार से, उनकी चरित्र से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किसका सोच क्या है, किस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और राजनीति के पीछे मंशा क्या है और कौन कैसे नैरेटिव गढ़ रहा है। तो मित्रों, समय पे ही, जैसे कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है ना तब चोट मारने से लोहा सूंघता है, तो इसी तरह से इलेक्शन का समय है। बंगाल में जनता को लोकतंत्र के प्रति न्याय देना पड़ेगा, लोकतंत्र को न्याय मिले ऐसा सोच जनता का होनी चाहिए। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय मां बेंगल।